सभी जेलों को पुनर्वास केंद्रों में बदले जो करुणा पैदा करते हैं। हर इंसान डिजाइन से निर्दोष है। मानव सभ्यता ने विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में असाधारण प्रगति की है। हमने गगनचुंबी इमारतों का निर्माण किया है जो बादलों को छूती है, महासागरों की गहराई का पता लगाती है, दूर के ग्रहों पर अंतरिक्ष यान उतारा है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित की है जो उन समस्याओं को हल करने में सक्षम है जो कभी असंभव लगती थीं। फिर भी इन सभी उपलब्धियों के बावजूद मानवता की सबसे पुरानी समस्याओं में से एक अनसुलझी बनी हुई है। हिंसा जारी है, अपराध जारी है, परिवार टूट गए हैं, लत फैलती है, भ्रष्टाचार संस्थानों को कमजोर करता है, युद्ध राष्ट्रों को नष्ट कर देते हैं और लाखों लोग पीड़ित होते रहते हैं। हजारों वर्षों से समाज अपराध के जवाब के रूप में मुख्य रूप से सजा पर निर्भर रहे हैं। अदालतें अपराधियों को सजा देती है, जेलें उन्हें अलग करती है और कानून तेजी से गंभीर दंड लगाते हैं। लंबे समय से यह विश्वास रहा है कि सजा का डर लोगों को अपराध करने से हतोत्साहित करेगा, जबकि सजा अस्थायी रूप से समुदाय से खतरनाक व्यक्तियों को हटाकर समाज की रक्षा कर सकती है। इसने अपराध को समाप्त नहीं किया है। हर पीढ़ी को हिंसा, चोरी, दुर्व्यवहार, लत और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। यदि केवल सजा ने ही वास्तव में मानव व्यवहार को बदल दिया है, तो वही अपराध पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों प्रकट होते रहते हैं? शायद मानवता कारणों को संबोधित करने के बजाय लक्षणों का इलाज कर रही है। हर बच्चा घृणा, पूर्वाग्रह, लालच, भ्रष्टाचार या हिंसा के बिना दुनिया में प्रवेश करता है। एक नवजात शिशु बदला, भेदभाव या क्रूरता को नहीं समझता है। ये व्यवहार अनुभवों, वातावरण, रिश्तों, शिक्षा, आघात, उपेक्षा, दुर्व्यवहार, सामाजिक प्रभाव और व्यक्तिगत विकल्पों के माध्यम से समय के साथ विकसित होते हैं। मनुष्य जीव विज्ञान और पर्यावरण दोनों द्वारा आकार लेता है। जीवन के शुरुआती वर्ष भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहानुभूति, आत्मनियंत्रण और नैतिक समझ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस विचार को एक सरल सिद्धांत में व्यक्त किया जा सकता है: हर इंसान डिजाइन से निर्दोष है। इस कथन का अर्थ यह नहीं है कि हानिकारक कार्य स्वीकार्य है या लोगों को कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आपराधिक व्यवहार जन्म के समय हर व्यक्ति के चरित्र में लिखा गया एक अपरिहार्य भाग्य नहीं है। मनुष्य में करुणा और विनाश दोनों की क्षमता होती है। वे किस मार्ग का अनुसरण करते हैं, यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें जीवन भर कैसे मार्गदर्शित, शिक्षित, समर्थित और जवाबदेह ठहराया जाता है। इसे समझने के लिए मनुष्य की तुलना अन्य जीवित प्राणियों से करना उपयोगी है। कई जानवर शक्तिशाली प्रवृत्ति के साथ पैदा होते हैं जो उनके अस्तित्व का मार्गदर्शन करते हैं। एक युवा बाघ यह जानने के लिए स्कूल नहीं जाता है कि यह मांसाहारी है। शिकार व्यवहार स्वाभाविक रूप से वृत्ति और अवलोकन के माध्यम से विकसित होता है। पक्षी सहज रूप से घोंसले बनाते हैं। मछलियां जन्म के तुरंत बाद तैरती है। मकड़ियां औपचारिक निर्देश के बिना जटिल जाले बुनती है। मधुमक्खियां जटिल कॉलोनियों को जैविक पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित करती है, जो अनगिनत पीढ़ियों में विकसित हुई है। पौधे भी प्राकृतिक पैटर्न का पालन करते हैं। एक बीज जानता है कि सूर्य के प्रकाश की ओर कैसे बढ़ना है। जड़ें पानी की तलाश करती है। फूल अपने जैविक डिजाइन के अनुसार खिलते हैं। प्रकृति उन्हें अंतर्निहित प्रणालियां प्रदान करती है जो उनके विकास का मार्गदर्शन करती है। मनुष्य अलग है। यद्यपि मनुष्यों के पास प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, लेकिन वे यह जानकर पैदा नहीं होते हैं कि समाज के दयालु, ईमानदार, सम्मानजनक,
धैर्यवान या जिम्मेदार सदस्य कैसे बने? एक बच्चा न्याय, दया, क्षमा, सहयोग या आत्मानुशासन को समझते हुए पैदा नहीं होता है। इन गुणों को कई वर्षों तक सिखाया जाना चाहिए, प्रदर्शित किया जाना चाहिए, अभ्यास किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। मार्गदर्शन के बिना एक बच्चा स्वचालित रूप से ज्ञान विकसित नहीं करता है। शिक्षा के बिना एक बच्चा स्वचालित रूप से सत्य को धोखे से अलग नहीं करता है। करुणा के बिना एक बच्चा स्वचालित रूप से सहानुभूति नहीं सीखता है। नैतिक विकास के बिना अकेले बुद्धि खतरनाक हो सकती है। मानव बुद्धि पृथ्वी पर सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। इसने मानवता को ऐसी दवा बनाने में सक्षम बनाया है जो लाखों लोगों की जान बचाती है। इसने मानवता को पूरे शहरों को नष्ट करने में सक्षम हथियारों का आविष्कार करने में भी सक्षम बनाया है। एक शेर जीवित रहने के लिए एक जानवर को मार सकता है। एक इंसान परमाणु बम का डिजाइन कर सकता है। एक भेड़िया अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकता है। एक इंसान एक वैश्विक युद्ध शुरू कर सकता है। प्रकृति में एक वायरस गलती से फैल सकता है। एक इंसान जानबूझकर जैविक हथियार विकसित कर सकता है। प्रौद्योगिकी अपने आप में न तो अच्छी है और न ही बुरी। इसका प्रभाव पूरी तरह से उन लोगों के चरित्र पर निर्भर करता है जो इसे बनाते हैं और उपयोग करते हैं। यही कारण है कि करुणा केवल एक नैतिक आदर्श नहीं है, यह सभ्यता के लिए अस्तित्व की आवश्यकता है। करुणा के बिना ज्ञान हेरफेर बन सकता है। करुणा के बिना शक्ति उत्पीड़न बन सकती है। करुणा के बिना धन शोषण बन सकता है। करुणा के बिना विज्ञान विनाश बन सकता है। इतिहास बार बार प्रदर्शित करता है कि केवल बुद्धि ही ज्ञान की गारंटी नहीं देती है। मानव इतिहास की कुछ सबसे बड़ी त्रासदियों की योजना उच्च शिक्षित व्यक्तियों द्वारा बनाई गई थी, जिनके पास दूसरों के लिए सहानुभूति की कमी थी। उनकी तकनीकी क्षमताएं असाधारण थीं, लेकिन उनका नैतिक विकास उनकी बौद्धिक उपलब्धियों के साथ तालमेल रखने में विफल रहा। इसलिए आज मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल ज्ञान बढ़ाना नहीं है, यह हमारी बढ़ती शक्ति के बराबर करुणा पैदा कर रहा है। हर आविष्कार मानव क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। केवल करुणा ही यह निर्धारित करती है कि उस क्षमता का उपयोग चंगा करने या नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। जब करुणा मानव विकास की नींव बनती है, तो बुद्धि मानवता की सेवा करती है। जब करुणा अनुपस्थित होती है, तो बुद्धि पृथ्वी पर सबसे खतरनाक ताकतों में से एक बन सकती है। यह समझ अपराध के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल देती है। केवल यह पूछने के बजाय कि किसी ने अपराध क्यों किया, हमें यह भी पूछना चाहिए कि किन परिस्थितियों ने उस व्यवहार को विकसित करने की अनुमति दी। क्या वह व्यक्ति हिंसा में पला बढ़ा था? क्या उन्हें एक बच्चे के रूप में उपेक्षित किया गया था? क्या उन्हें दुर्व्यवहार, व्यसन, अनुपचारित मानसिक बीमारी, अत्यधिक गरीबी, सामाजिक अलगाव या सकारात्मक मार्गदर्शन का पूर्ण अभाव हुआ? ये प्रश्न आपराधिक व्यवहार का बहाना नहीं बनाते हैं। वे इसे समझाने में मदद करते हैं। कारणों को समझना भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकने की दिशा में पहला कदम है। जिस तरह डॉक्टर उपचार निर्धारित करने से पहले बीमारी का निदान करते हैं, उसी तरह समाज को यह तय करने से पहले अपराध की जड़ों को समझना चाहिए कि न्याय का जवाब कैसे देना चाहिए। न्याय का उद्देश्य बदला लेना नहीं होना चाहिए। न्याय का उद्देश्य समाज की रक्षा करना, जहां भी संभव हो पीड़ितों को बहाल करना, भविष्य में अपराध को रोकना और उन व्यक्तियों की मदद करना होना चाहिए जो परिवर्तन में सक्षम हैं। यह मानवता के लिए एक नई दृष्टि की शुरुआत है। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें जेलें निराशा के बजाय परिवर्तन के स्थान बन जाती है। एक दृष्टि जिसमें करुणा स्थायी शांति बनाने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक बन जाती है।
यदि समाज वास्तव में अपराध को कम करना चाहता है, तो उसे पहले यह समझना होगा कि मानव व्यवहार कैसे विकसित होता है। हर क्रिया का एक कारण होता है। जिस तरह बीमारी जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से विकसित होती है, उसी तरह हानिकारक व्यवहार अक्सर मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के माध्यम से विकसित होता है। आधुनिक शोध से पता चला है कि अपराध शायद ही कभी एक ही कारण से उभरता है। इसके बजाय यह आमतौर पर कारकों के संयोजन से होता है जो किसी व्यक्ति के जीवन भर जमा होते हैं। मनोविज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक यह है कि बचपन के अनुभव वयस्क व्यवहार को आकार देते हैं। जीवन के पहले वर्ष विश्वास, सहानुभूति, भावनात्मक विनियमन और नैतिक तर्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जब बच्चे प्यार, सुरक्षा, मार्गदर्शन और स्वस्थ रिश्तों से घिरे बड़े होते हैं, तो वे जिम्मेदार और दयालु वयस्कों में विकसित होने की अधिक संभावना रखते हैं। जब बच्चे हिंसा, उपेक्षा, दुर्व्यवहार, भय, व्यसन या अत्यधिक गरीबी से घिरे बड़े होते हैं, तो उनका भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कठिनाई का अनुभव करने वाला हर बच्चा अपराधी बन जाता है। कई लोग जबरदस्त कठिनाइयों को पार करते हैं और समाज के प्रेरक सदस्य बन जाते हैं। हालांकि, शोध से लगातार पता चलता है कि प्रतिकूल बचपन के अनुभव भविष्य की हिंसा, व्यसन, मानसिक बीमारी और असामाजिक व्यवहार के जोखिम को बढ़ाते हैं। दर्दनाक अनुभवों की संख्या जितनी अधिक होगी, जीवन में बाद में गंभीर भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याओं की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जन्म के समय मानव मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। यह पूरे बचपन और किशोरावस्था में विकसित होता रहता है। आत्मनियंत्रण, योजना, निर्णय लेने और भावनात्मक विनियमन के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क के हिस्से कई वर्षों में धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। इस अवधि के दौरान बच्चे माता-पिता, शिक्षकों, दोस्तों और समाज को देखकर सीखते हैं। वे बार बार जो देखते हैं, उसकी नकल करते हैं। करुणा सीखा जा सकता है। हिंसा भी सीखी जा सकती है। एक बच्चा जो बार बार दयालुता का अनुभव करता है, वह अक्सर दयालुता सीखता है। एक बच्चा जो बार बार क्रूरता का अनुभव करता है, वह यह मानना शुरू कर सकता है कि क्रूरता सामान्य है। इस सरल सत्य का आपराधिक न्याय के लिए बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि हानिकारक व्यवहार सीखा जा सकता है, तो इसे अनसुना भी किया जा सकता है। मस्तिष्क में एक असाधारण क्षमता होती है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में जाना जाता है। जीवन भर में नए अनुभव विनाशकारी लोगों को कमजोर करते हुए सोच के स्वस्थ पैटर्न को मजबूत कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कई लोगों के लिए सार्थक परिवर्तन संभव है, यहाँ तक कि हानिकारक व्यवहार के वर्षों के बाद भी। परामर्श, शिक्षा, सकारात्मक संबंध, भावनात्मक समर्थन और पुनर्वास लोगों को स्वस्थ आदतें विकसित करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। यह एक कारण है कि कई पूर्व अपराधी सफल शिक्षक, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसाय के मालिक, कलाकार और समुदाय के नेता बन जाते हैं। उनका अतीत गायब नहीं होता, लेकिन यह अब उनके भविष्य को निर्धारित नहीं करता है। दुर्भाग्य से, अकेले सजा अक्सर इस परिवर्तन को प्रोत्साहित करने में विफल रहती है। जब जेलें केवल कारावास, अलगाव और पीड़ा पर ध्यान केंद्रित करती है, तो वे अनजाने में निराशा, क्रोध, आक्रोश और सामाजिक बहिष्कार को मजबूत कर सकती है। एक व्यक्ति जो शिक्षा, रोजगार कौशल, मनोवैज्ञानिक उपचार या भावनात्मक उपचार के बिना जेल छोड़ देता है, वह अक्सर उसी वातावरण में लौटता है जिसने पहली जगह में आपराधिक व्यवहार में योगदान दिया था। परिणाम एक चक्र है जो खुद को दोहराता है। अपराध कारावास की ओर ले जाता है। कारावास बेरोजगारी की ओर ले जाता है। बेरोजगारी गरीबी को बढ़ाती है।
गरीबी हताशा को बढ़ाती है। हताशा से आगे अपराध का खतरा बढ़ जाता है। समाज तब अधिक सजा के साथ प्रतिक्रिया करता है, जबकि अंतर्निहित कारण अपरिवर्तित रहते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए न्याय के एक अलग दर्शन की आवश्यकता है। न्याय को भविष्य के अपराध को रोककर समाज की रक्षा करनी चाहिए, न कि केवल पिछले अपराध का जवाब देकर। इसका मतलब यह नहीं है कि खतरनाक व्यक्तियों को तुरंत समाज में लौट आना चाहिए। सार्वजनिक सुरक्षा आवश्यक बनी हुई है। जो लोग गंभीर जोखिम पेश करते हैं, उनकी सुरक्षित निगरानी की जानी चाहिए। हालांकि, जब वे समाज से अलग होते हैं, तो उन्हें जब भी संभव हो जिम्मेदार नागरिक के रूप में लौटने में सक्षम बनने में मदद करने के लिए हर उचित प्रयास किया जाना चाहिए। कई देशों ने पहले ही प्रदर्शित कर दिया है कि पुनर्वास बार-बार अपराध को कम कर सकता है। शैक्षिक कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यसन उपचार, मनोवैज्ञानिक परामर्श, क्रोध प्रबंधन, पुनर्स्थापनात्मक न्याय पहल और परिवार के समर्थन ने कई व्यक्तियों को अपने जीवन के पुनर्निर्माण में मदद करने में सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। जेलों के अंदर शिक्षा से जेलों के बाहर समाज को लाभ होता है। जब कैदी नौकरी कौशल विकसित करते हैं, तो वे रिहाई के बाद अधिक रोजगार योग्य हो जाते हैं। जब नशे की लत का इलाज किया जाता है, तो नशीली दवाओं से संबंधित अपराध अक्सर कम हो जाता है। जब भावनात्मक विनियमन में सुधार होता है, तो हिंसा कम हो जाती है। जब पारिवारिक रिश्तों की मरम्मत की जाती है, तो बच्चों को समान विनाशकारी पैटर्न दोहराने की संभावना कम होती है। इसलिए पुनर्वास कमजोरी का कार्य नहीं है। यह सार्वजनिक सुरक्षा में एक निवेश है। रोका गया हर अपराध भविष्य के पीड़ितों की रक्षा करता है। हर जीवन बदलता है, समाज को मजबूत करता है। प्रत्येक बच्चा जिसके माता-पिता सफलतापूर्वक एक उत्पादक जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं, एक स्वस्थ भविष्य के लिए एक बेहतर मौका प्राप्त करता है। कुछ लोगों का तर्क है कि केवल सजा आवश्यक है, क्योंकि डर अपराध को हतोत्साहित करता है। निश्चित रूप से, कानून और परिणाम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर समाज को स्पष्ट नियमों और जवाबदेही की आवश्यकता होती है। कानूनों के बिना, समुदाय शांति से काम नहीं कर सकते। हालांकि, अकेले डर शायद ही कभी नैतिक चरित्र का उत्पादन करता है। लोग नियमों का पालन कर सकते हैं, जबकि कोई देख रहा है। करुणा लोगों को वही करना सिखाती है जो सही है, तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो। यह अंतर आवश्यक है। सजा बाहर से व्यवहार को प्रभावित करती है। करुणा व्यवहार को अंदर से बदल देती है। वास्तव में सफल न्याय प्रणाली के लिए जवाबदेही और परिवर्तन दोनों की आवश्यकता होती है। जवाबदेही आज समाज की रक्षा करती है। परिवर्तन कल समाज की रक्षा करता है। यह संतुलन जीवन के कई अन्य क्षेत्रों में पहले से ही दिखाई दे रहा है। जब कोई छात्र खराब प्रदर्शन करता है, तो अच्छे शिक्षक केवल असफलता को दंडित नहीं करते हैं। वे सीखने की कठिनाइयों की पहचान करते हैं और अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हैं। जब कोई मरीज गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, तो डॉक्टर रोगी की निंदा नहीं करते हैं। वे बीमारी का निदान करते हैं और उपचार शुरू करते हैं। जब कोई एथलीट संघर्ष करता है, तो कोच कमजोरियों का विश्लेषण करते हैं, प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और सुधार को प्रोत्साहित करते हैं। मानव विकास हमेशा अपमान के बजाय शिक्षा पर निर्भर रहा है। न्याय को उसी सिद्धांत का पालन करना चाहिए। समाज को न केवल यह पूछना चाहिए कि आज अपराध को कैसे रोका जाए, बल्कि कल अपराध को उभरने से कैसे रोका जाए। किसी के भी अदालत कक्ष में प्रवेश करने से बहुत पहले उत्तर शुरू हो जाता है। यह परिवार में शुरू होता है। इसकी शुरुआत स्कूलों में होती है। यह पड़ोस में शुरू होता है। यह समुदायों में शुरू होता है। यह वहाँ से शुरू होता है,
जहां करुणा की खेती की जाती है या उपेक्षित की जाती है। जेलों के अंदर अपराध की रोकथाम शुरू नहीं होती है। अपराध की रोकथाम घरों, कक्षाओं, खेल के मैदानों, कार्यस्थलों और हर उस जगह के अंदर शुरू होती है जहां मानव चरित्र बनता है। यदि करुणा रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, तो कम लोग कभी भी आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रवेश करेंगे। सबसे सुरक्षित जेल वह है जिसे कभी भी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि समाज ने अपराध को शुरू होने से पहले ही रोक दिया था। यही कारण है कि न्याय का भविष्य केवल सजा पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। इसका सर्वोच्च उद्देश्य जिम्मेदार, दयालु, भावनात्मक रूप से स्वस्थ मनुष्यों की खेती होना चाहिए, जिनके पास दूसरों के लाभ के लिए उस स्वतंत्रता का उपयोग करने की स्वतंत्रता और ज्ञान दोनों है। अगला कदम यह समझना है कि कैसे परिवार, स्कूल, सरकारें, समुदाय और धार्मिक संस्थान अपराध होने से पहले करुणा पैदा करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जिसमें पुनर्वास आवश्यकता के बजाय अपवाद बन जाता है। प्रस्तुत इरमान नोमान, विश्व शांति अधिवक्ता। वेबसाइट https://www.hamdardunia.org। ईमेल rightways101@gmail.com। दयालु दुनिया में शामिल हों।